तो मैंने ऊपर उठाई नज़रें और मैंने उससे कहा, बिल्कुल लिटरली ऐसे, मैंने कहा कि यार मैंने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए था कि वो बस किसी की पत्नी और किसी घर की बहू बन के रह जाए। इंसान की जिंदगी में किसी न किसी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होता है, वो सबसे छुपाता ही छुपाता है। अपनी शादी के बहुत सारे समय तक मैं अपनी पत्नी के लिए फेथफुल नहीं था। एक ये, और दूसरा ये कि मैंने एक बार अपनी बेटी पे हाथ उठाया था। आपको जो देखते होंगे वो एक्साइटेड है क्योंकि आप उनके फेवरेट चाचा हो। इंडिया में तो जो दो तरीके से चाचा का इस्तेमाल होता ना, एक तो होता मजाक के तौर पे, अरे चाचा देख के चल, लेकिन लोग कहते थे अरे बेटा नहीं कोई, अरे चलो कोई बात नहीं कहते थे। वैसे तो मैं ऊपर एक एप्लीकेशन और डाली हुई है, ये डाली हुई है कि एक दिन सोम तो सुबह ना देखूं। चाचा, आप इंडिया की याद आती है? बहुत। सलमान भाई ने एक किस्सा शेयर किया था अपने पॉडकास्ट में कि रात को वो घर लेके आ रहे थे आपको, तो वो बोले थे कि भाई चाचा आप गाना गाते रहना क्योंकि मेरी नींद लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैं इतना हंसा ना उस पर तो मैं तो पूरे रास्ते से बातें करता रहा। कई बार उसे लगा कि उसको नींद आ रही है मेरे को, तो मैं उसको हंसाता रहा पूरे रास्ते, कहीं वो सो ना जाए। वो सो गए तो दोनों सो जाएंगे। हाँ तो सब सो जाएंगे फिर हम। एक दिन मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरे 55,000 नए सब्सक्राइबर ओवरनाइट। कोई डरावना या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट, क्या डर लगा हो कहीं पे कि रिस्की है? बहुत डर लगा जब सलमान मेरे को आर्ट्स नेशनल पार्क ले गया था और हम डेलीकेट आर्ट्स में जब गए थे, मुझे पता नहीं था कि वो कितनी हाइट है उसकी। और ये वोंट बिलीव कि मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद ये मेरा आज आखिरी दिन है और मैं मर जाऊँगा रास्ते में। लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली। और जब हम जा रहे थे उसमें एक बार एक प्लेस ऐसा है कि जब बहुत छोटी जगह थी और नीचे स्टीप खाई थी बिल्कुल, कि बेटा जो बना है वो फना है। Hello, Namaskar, welcome to my new Porsche show. I'm your host Nikhil Maishari and today's episode is going to be extra special because we have a guest जिन्होंने अपने जुनून और पैशन से हम सबको इंस्पायर किया है, वो भी एट एन एज वेयर मोस्ट पीपल आर थिंकिंग ऑफ रिटायरमेंट, बट दिस मैन इज़ अनस्टॉपेबल। क्या आपने कभी सोचा है कि 70 की एज में एक लोग क्या करते हैं? रिटायर हो जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, बट ही इज़ आउट देयर ट्रैवलिंग, vlogging. He is a very famous travel vlogger with almost 9 lakh subscriber, but he is not just traveling, he is also working in 7-Eleven in the USA. एक साइड vlogging, एक साइड काम। ऐसे ही नहीं कमाए इन्होंने इतने सारे सब्सक्राइबर्स। और एक फन फैक्ट बताऊं, ये इंडिया के एक ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं जहां की बर्फ़ी दुनिया भर में फेमस है। अब समझे? नहीं, अरे उस पे मूवी भी बनी है, बरेली की बर्फ़ी। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। तो चलो एक और हिंट देता हूँ। इंटरनेट पे एंड दुनिया में उन्हें लोग प्यार से चाचा बुलाते हैं। अब तो यार बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जो लोग समझ गए जल्दी से कमेंट में जाके उनका नाम टाइप कर दो। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक इंडियन देसी व्लॉगर यूएसए में सेटल होने के बावजूद उन्होंने अपने देसी अंदाज को बिल्कुल भी नहीं भूले और वो ही देसी अंदाज उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया। ये कहानी सुन के आपको हैरानी होगी कि जब तक उनके 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे उनको ये तक नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा भी कमाया जा सकता है। उन्होंने चैनल को मोनेटाइज तक नहीं किया था क्योंकि पैसा कमाना उनका मोटिव था ही नहीं। और पूछेंगे उनसे कि बरेली से वैंकूवर तक का सफ़र कैसा था, वैंकूवर यूएसए वाला, नॉट कनाडा वाला। और पूछेंगे उनसे पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, और कैसे एक जुनून को फॉलो किया जा सकता है। तो ये पॉडकास्ट आप पूरा देखना क्योंकि पॉडकास्ट आपको दिल को छू जाएगा। चलो उनको बुलाने से पहले आप पहले जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो मेरा चैनल ग्रो होगा, एंड ग्रो होगा तो हम और भी बढ़िया बेहतर गेस्ट को इन्वाइट कर सकेंगे और आप लोगों को और भी बेहतर वैल्यू दे सकेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के बुलाते हैं हमारे चाचा को, मतलब मेरे चाचा को नहीं, हम सब के चाचा AKA राजन सिंह जी को। तो स्वागत है सर आपका हमारे निखिल पोर्ट शो के नए एपिसोड पे। इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू एज अ गेस्ट ऑन आवर पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्कार सर, कैसे हो आप? नमस्कार निखिल, मैं एकदम फर्स्ट क्लास। बिल्कुल बढ़िया, एकदम तबीयत वगैरह बिल्कुल बढ़िया, नो कंप्लेंट्स।
तो सर आपको थोड़ा मेरे पॉडकास्ट के फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ। ये पॉडकास्ट बाकी पॉडकास्ट जैसे नहीं होने वाला, मतलब सीरियस क्वेश्चन होंगे, लेकिन अपन को फन एंड कैजुअल वे में रखना है, एंड आंसर जो आने वाले हैं वो रॉ एंड रियल रखने हैं। एंड दूसरे बात, ये पॉडकास्ट सेगमेंट्स में डिवाइड है, जिससे अपने व्यूअर्स को देखने में भी आसानी रहती है सेगमेंट वाइज। तो पहला सेगमेंट होगा आपकी जर्नी पे, तो शुरू करें? यस। तो सर आपकी एज क्या होगी? इस वक्त तो मैं 70 में रन कर रहा हूँ, मतलब 69 प्लस। तो सर आपकी पहले एक बिगनिंग बता दो कि आप 70 ईयर्स ओल्ड हो, तो आपका ये सफ़र कैसे चालू हुआ एंड आप यूएसए वैंकूवर तक कैसे पहुँचे? यार ऐसा हुआ कि मेरी बेटी की शादी हुई थी यहाँ पर अमेरिका में, और जब आपकी शादी यहाँ पर होती तो आपको सिटीजनशिप इजीली मिल जाती है। तो जब उसको सिटीजनशिप मिल गई तब उसके सन इन लॉ ने उसके जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने एक दिन मेरे को कॉल करी और उन्होंने मेरे से कहा कि राजन ऐसा है कि हम चाहते हैं कि तुम अमेरिका आओ और देखो आकर यहाँ पर कि तुमने अपनी बेटी की शादी किस घर में करी है, वो लोग उसको कैसे रखते हैं, और हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर आओ, आकर देखो, हम तुम्हारा टिकट वगैरह सब देंगे। तो उन्होंने फिर मेरे को मतलब इवन जो मेरा पासपोर्ट वगैरह का एवरीथिंग सब कुछ उन्होंने किया, सारा एक्सपेंस, फिर उन्होंने टिकट भेजा हमारे को। तो जब मैं यहाँ पर आया यहाँ पर तो मेरी बेटी को मैंने देखा, जो घर था कोई कमी थी नहीं, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और मतलब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि जब उसने गाड़ी चलाना सीखी यहाँ पर, तो BMW और मर्सिडीज़ में गाड़ी चलाना सीखा उसने, तो इससे एक आइडिया रह सकता है उसे किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन मेरे को एक कमी जो लगी वो ये लगी कि यार यहाँ पर इस कंट्री में जो है वो कोई हाउसवाइफ नाम की चीज़ नहीं होती है, सब काम करते हैं, मतलब सभी महिलाएं काम करती हैं, आमतौर से सभी काम करती हैं। तो मुझे बस यही लगा यार, मैंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया है और उसके बाद 2 बच्चे थे उस समय, तो मैंने कहा यार ये तो फिर बच्चे पालने में काफ़ी संपर्क इसका ख़त्म हो जाएगा, तो अपने लिए कब कुछ करेगी ये। तो ये सोच के फिर मैंने कहा कि यार मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जब हमें 6 महीने मैक्सिमम स्टे होता, हम 6 महीने रुके यहाँ पर, और जब मैं आने लगा इंडिया वापस, तो मैंने ऊपर उठाई नज़रें और मैंने उससे कहा, बिल्कुल लिटरली ऐसे, मैंने कहा कि यार मैंने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए था कि वो बस किसी की पत्नी और किसी घर की बहू बन के रह जाए। और फिर मैंने उससे कहा कि अगर तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं आऊँगा अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए। और उसके बाद मैं चला गया, मैं भूल भी गया उस बात को कि मैंने किसी के दरबार में ये एप्लीकेशन डाली थी। उसके 3 महीने के बाद फिर मेरे पास कॉल आई मेरे सन इन लॉ की। उसने कहा पापा हमारे पास ट्विंस लड़के और हो गए हैं। अच्छा। तो अब 3 साल और 5 साल की 2 लड़कियां और उस पर से 2 ट्विंस हो गए। अच्छा, मेरी बेटी के जो इन लॉज थे उनके 2 बिजनेस थे अपने, जो 24 आवर आपको देखने होते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी कि वो मेरे अपने मतलब पोते पोतियों को देखभाल कर सके, इम्पॉसिबल था उनके लिए। तो 2 बच्चे जुड़वा और 2 लड़कियाँ 3 साल 5 साल की, इन लोग के तो छक्के छूट गए। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा बेटा ऐसा है कि क्या मैं वहाँ आ सकता हूँ तुम लोग की हेल्प करने के लिए? तो अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। उसे पापा आप कब आ सकते हो? मेरे समझने का आप कब आ सकते हो? मैंने तू बता मेरे को। तो उसने कहा आप जब कहोगे मैं टिकट भेज दूंगा। मैंने कहा चल अच्छा मैं आता हूँ। मैंने कहा मैं हफ्ते भर में, तो मेरा कोचिंग था, मैंने उसको बंद किया 1 हफ्ते में। अच्छा। और उसने मेरे को टिकट भेजी, मैं यहाँ आ गया सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा यार मैं आऊँगा वहाँ पर तो मैं अपनी बेटी की कुछ हेल्प कर सकूँगा। अब 6 महीने का मैक्सिमम स्टे होता है आपका। हाँ, टूरिस्ट 6 महीने तो टूरिस्ट वीज़ा पे तो 6 महीने का ही होता है मैक्सिमम। 6 महीने मैक्सिमम होता है, वो कब निकल गया मेरे को पता भी नहीं लगा। और मैं 6 महीने में तो वो बच्चे ही हुए थे, 6 महीने के छोटे वाले जो थे जाके। एक दिन हम गए यहाँ पर, जो इंडियन स्टोर्स होते हैं उनको बोलते हैं देसी स्टोर बोलते हैं यहाँ पर। तो उसने कहा कि आपकी बेटी सिटीजन है क्या? मैंने कहा। तो उसने कहा फिर ये तो आपका ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकती है, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा 2 महीने के अंदर। अच्छा। उस समय में 2 महीने में मिल जाता था। तो मेरी बेटी ने मेरा ग्रीन कार्ड अप्लाई करा। सर एक बार बीच में आपको रोकना चाहूँगा, आप किस समय की बात कर रहे हो, कौन से ईयर की बात कर रहे हो? 2010। 2010 में? अच्छा, उस टाइम इतना जल्दी ग्रीन कार्ड मिल जाता था सिटीजन के पेरेंट को? हाँ, मतलब सिटीजन के पेरेंट को। हाँ। तो 2 महीने में मेरा ग्रीन कार्ड घर पे आ गया। तो जब 8 महीने के हुए मेरे ग्रैंड सन्स, तो मैंने उससे कहा ऐसा कि अब तू इन्हें मेरे को दे दे।
और जब वो 8 महीने के थे तब उनको लेके मैं अपने कमरे में आ गया। मैं नीचे रहता और वो ऊपर रहते थे। हाँ हाँ तो जब से वो 8 महीने के थे तब से मैं उनको अपने कमरे में लेके आ गया, और मैं ही उनका बाप और मैं ही उनकी माँ, सब कुछ मैं उनके लिए करता था। और मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा ऐसा है तो तू अब निकल घर से, अब तू जा और जाकर काम सीख, क्योंकि उनके पास स्टोर था 7-Eleven का, यही वाला, इसकी शर्ट पहन के बैठा हूँ मैं। तो फिर उसने जाके काम करना शुरू किया, या काम सीखना शुरू करा, आप कह सकते हो, अपने बिजनेस को सीखना शुरू करा। और मैंने 7 साल में, या बच्चे स्कूल जाते हैं, 7 साल मैंने बच्चों को देखा घर पे। हाँ हाँ और जब 7 साल के बाद उन्होंने जाना शुरू करा स्कूल, तब मेरे पास वक्त था, क्योंकि वो लोग 4 बजे लौट के आया करते थे। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, पापा ऐसा कि आप भी चलो स्टोर, अब घर में क्या करते हो। तो फिर मैंने भी जाना शुरू किया साथ में उसके, और फिर मैंने काम सीखना शुरू करा बिजनेस का, और वक्त के साथ साथ काम सीख लिया। उस समय तक मेरा कुछ भी ये इरादा नहीं था कि मैं रुकूंगा या नहीं रुकूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी वाइफ जो थी वो 6 महीने के लिए इंडिया से आती थी, और 6 महीने के बाद वो वापस चले आया करती। गर्मियों में वो यहाँ आती थी। अब मतलब सिर्फ ग्रीन कार्ड आप ही का अप्लाई किया था, आपकी वाइफ का नहीं किया था, राइट? उसका नहीं था, हाँ, वो तो बस आया करती थी, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ इंडिया में भी थी ना। अच्छा अच्छा, ओके। एक की शादी हो गई थी, एक की शादी नहीं हुई। अच्छा। वक्त गुजरता गया, और फिर मेरी वाइफ आती थी, चली जाती थी। फिर एक दिन मेरे सन इन लॉ ने मेरे से कहा कि पापा, अब आपको इतना समय हो गया है यहाँ पर रहते हुए, 7-8 साल हो गए हैं आपको रहते हुए, अब आप इंडिया अगर जाओगे नहीं वापस तो आप क्या करोगे? अगर आप अपना कोचिंग खोलोगे तो आप तो सब कुछ भूल गए होगा 8 साल में। तो हम लोग की ये सलाह है आपको कि अगर आप चाहो तो आप यहीं रुक जाओ हमारे पास में, और हमारे साथ ही आप काम करो, हम तीनों मिलकर बिजनेस को देखेंगे। तो यहाँ पर एक और बात है निखिल के, यहाँ पर यह है कि आप अपने बिजनेस में जब काम करते हो तो आपको सैलरी मिलती है हर एक को। तो मेरे को भी सैलरी मिलती है, मेरी बेटी को भी सैलरी मिलती है, और मेरे सन-इन-लॉ, हम तीनों को सैलरी मिलती है। और अगर हम कभी अपने ग्रैंड किड्स को वहाँ लेके जाते हैं उनसे कुछ काम कराने के लिए, तो हम उनको पे करते हैं, उसका घंटे के हिसाब से उसको पे करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मेरे को सैलरी मिलती थी स्टोर से, अपने स्टोर से, और मेरा रहना फ्री यहाँ पर, मेरा खाना फ्री, मेरा टेलीफोन फ्री, मेरी कार फ्री, मेरा सब कुछ फ्री। तो जो पैसे मेरे को मिलते थे वो इतने थे कि मतलब इंडिया में तो मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि मैं उतने पैसे कभी अर्न कर पाऊंगा, ना मैंने कभी ज़िंदगी में करे थे उतने जितने मेरे को यहाँ मिल रहे थे। अपना स्टोर, अपने स्टोर में काम करने के पैसे मिल रहे हैं, और घर में रह रहे हो फ्री में। तो उसने कहा, पापा आप ऐसा करो, हाँ, उसके बाद आप तनख्वाह मिल रही है आपको। हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि यार ये बात तो सच कह रहा है कि मैं अगर अब जाऊँगा भी वहाँ पर तो मैं करूँगा क्या जाकर। सही बात है एकदम। फिर मैं ये करता हूँ कि मैं रुक जाता हूँ। उसने कहा, जी पापा आप रुक जाओ यहाँ पर, और क्या कहते हैं, आपका हम सिटीजनशिप का अप्लाई कर दे रहे हैं। तो उन लोगों ने मेरा सिटीजनशिप का अप्लाई करा, और उसके बाद मेरा सिटीजनशिप का हो गया। वाइफ मेरी आती जाती थी। तो एक दिन मेरे सन इन लॉ ने मेरे से कहा कि पापा ऐसा है कि मम्मी बार बार आती हैं फिर जाती हैं, तो ये अच्छा लगता नहीं है, हम चाहते हैं कि मम्मी यहीं रुक जाएं। तब तक मेरी उन दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। तो उसने कहा, हमें अच्छा नहीं लगता कि आप दोनों अलग अलग रहते हो। तो फिर जब मेरी वाइफ आई तो उसका ग्रीन कार्ड अप्लाई करा, क्योंकि वो एक सिटीजन की मदर थी। हाँ हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसका भी हो गया। और लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों रुक गए? तो रुकने का रीज़न मेरा ये है, एक रीज़न तो ये थे निकल के मैं अपनी इस बेटी की हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर जिसके पास मैं रह रहा था। फिर मैंने जब मैंने सारा काम सीख लिया ना बिजनेस का, तो मैंने कहा अब तू यहाँ से निकल, अब तू जॉब कर, कोई ऐसी जॉब जिसमें तेरे को इंश्योरेंस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगी। हाँ हाँ, बहुत ही ज़्यादा। और 6 लोगों की फैमिली की तो बस सोचा ऐसे $1,800-2,000 पर भी इंश्योरेंस आती थी हेल्थ की पर मंथ की। बहुत ही ज़्यादा महंगी सर, इतनी महंगी है। तो मैंने उससे कहा, बेटा वैसा है, यहाँ काम तो मैंने सब सीख लिया, मैं और तेरा हस्बैंड हम दोनों मिलकर बिजनेस देखेंगे, तू जॉब देख। तो उसने जॉब देखी, उसको चेज मॉर्गन बैंक में जॉब मिल गई उसको। तो अब तो बहुत साल हो गए हैं वो बैंक में जॉब करती है, और कभी कभी वो स्टोर पे भी आती है, क्योंकि वो हम सबसे ज़्यादा जानती है इस बिज़नेस के बारे में। तो जब उनको हेल्प की ज़रूरत होती है उसकी तो हम उसे बुला लेते हैं, वो आती है, हमारी हेल्प करती है। और देख यार, एक पैसा सब कुछ नहीं होता निखिल, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता भी है ना। आज की तारीख में मेरी जो 2 बेटियां वहाँ पर हैं, उनको कभी भी किसी भी वक्त बस उनके मुंह से निकल जाए कोई ज़रूरत, तो उनके पास तुरंत पैसे पहुँच जाते हैं, जो मैं इंडिया में रहकर नहीं कर पाता ना। और फिर यहाँ पर ये होता है कि जो आप सीनियर सिटीज़न जब हो जाते हो तो आपको जो गवर्नमेंट होती है
हेल्थ की सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट के होते, तो आज की स्टेज में मेरा कितने से बड़ा इलाज हो, कितने बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाना हो मेरे को, कितना मतलब इवन अगर लाखों डॉलर का भी मेरा इलाज होता है हेल्थ का, तो मेरे को गवर्नमेंट की तरफ सब कुछ फ्री है, मेरा सब कुछ फ्री है, एवरीथिंग फ्री, मेरी सब कुछ फ्री मेरा, कितने बड़े से बड़ा मेरा। तो सर इसके लिए क्या इंश्योरेंस लेनी पड़ती है या गवर्नमेंट की तरफ से अब इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं है? नहीं, अगर आप एक सर्टेन लेवल से कम इनकम है आपकी, हाँ, और आप अमेरिकन सिटीजन हो, तो फिर गवर्नमेंट आपका सारा कुछ करती है। उनको इससे मतलब नहीं है कि मेरी बेटी क्या करती है, मैं किसके पास रहता हूँ। यहाँ के कल्चर के हिसाब से आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी बेटी का कितना बड़ा बिजनेस है, आपके सन इन लॉ का क्या बिजनेस, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है, उनके लिए आप एक अलग इंडिविजुअल हो। तो एज ए इंडिविजुअल देखते हैं कि आप कितना अर्न करते हो साल में। अगर एक सर्टेन अमाउंट से कम आप अर्न करते हो तो फिर आपको गवर्नमेंट का इंश्योरेंस मिल जाता है और आपको सब कुछ आपका फ्री होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ना मेरे लिए, ये भी है कि यहाँ पर। और फिर देख, जब आपकी एज होती जाती है तो फिर ये ऑब्वियस है कि आप बीमार भी हो गए, आपको कुछ ना कुछ बॉडी में आपकी तकलीफें शुरू होंगी। तो एक ये भी फैक्टर था कि मैंने कहा अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर ये कि सारा मेरी बेटी को करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरा कोई एक्सपेंस नहीं उसका ही। तो फिर ये इन सारी चीज़ों को देख कर फिर मैंने सोचा कि मेरा यही रुक जाना बेहतर होगा, तो बस मैं इसलिए रुक गया यहाँ पर। सर थोड़ा सा आपकी जर्नी से आउट ऑफ द टॉपिक जाना चाहूँगा। एक अभी माइंड में क्वेश्चन आया है, आपने अभी वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात की, थोड़ी बहुत मेडिकल के बारे में आपको फ्री है। मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा कि यूएस का हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया जैसा नहीं है, मतलब इंडिया का ज़्यादा अच्छा है, मतलब ईजिली डॉक्टर्स अवेलेबल है, आपको कोई टेस्ट भी करवाना हो तो ईजिली हो जाता है। तो ये बात किस हद तक सही है वहाँ पे? 200% सही है। या तुम आज कॉल करोगे डॉक्टर को आज, तो कहेगा 10 दिन के बाद का मेरे पास टाइम है, आप कितने मर रहे हो, जब आप कॉल करोगे। और सबका यहाँ अपना डॉक्टर होता है, ऐसा नहीं कि किसी के पास चले जाओ जाकर दिखा लो, सबका एक डॉक्टर होता है। जैसे मेरा अपना पर्सनल डॉक्टर है, मेरे जो ग्रैंडसन से उनका अपना डॉक्टर है, तो उसी को कॉल करते हैं हम अपने डॉक्टर को। अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी भी क्लिनिक होते नहीं यहाँ पर कि आप किसी भी क्लिनिक को चले जाओ दिखाने के लिए, या कोई क्लिनिक नाम की चीज़ नहीं होती। हॉस्पिटल है और ह्यूज बहुत बड़े। तो हम अपने डॉक्टर को जब हम कॉल करते तो वो कहता है भाई मेरे पास तो जैसे आज तारीख है, मान लें 23 तारीख आज आपने कॉल करी कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले तो वो आपको पूरी जो नर्स है वो सारा वही बता देगी, आप ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके कर लो, वैसे कर लो। फिर भी आप कहोगे नहीं मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो कहते हैं हमारे पास तो 1 अक्टूबर की है अपॉइंटमेंट, आज तुम बीमार हो, अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको 1 अक्टूबर। तो फिर वो कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो फिर आप उस पर चले जाओ इमरजेंसी में। तो फिर अल्टीमेटली बंदे को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, और इमरजेंसी के तो तुम समझ सकते हो इमरजेंसी के पैसे बहुत होते हैं। हालांकि मेरी बेटी तो बैंक में जॉब करती है, तो उसके पास बैंक की इंश्योरेंस, तो नो प्रॉब्लम, कहीं जाओ कहीं दिखाओ आप। और मेरा और मेरी वाइफ का तो मेरा तो है ही, फिर मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ दिखाने, किसी को बेखटके जा सकता हूँ। तो ये बात सच है कि यहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते डॉक्टर के पास। सर वापस आपकी कहानी पे आ जाते हैं। उसमें से बहुत सारे मेरे क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं कि एक तो आप इंडिया में, आपने इंडिया से बताया कि इंडिया से आप वहाँ यूएसए तक गए, तो आप एक तो इंडिया में आप किस शहर से बिलोंग करते हो, दूसरी बात आप अभी यूएसए में कहाँ रहते हो? मैं उत्तर प्रदेश में एक शहर है, इसका नाम है बरेली। बरेली का झुमका सुना होगा, बरेली की बर्फी एक मूवी आई थी अभी। हाँ। तो मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पर मैं रहता हूँ वैंकूवर, वॉशिंगटन स्टेट में एक शहर, उसका नाम है वैंकूवर। जब मैं शुरू में लोगों से कहता था कि मैं वैंकूवर रहता हूँ, तो लोग कहते थे वैंकूवर अमेरिका में कब से आएगा भाई, वैंकूवर तो वहाँ पर है। सर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बिल्कुल भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता अभी भी कि वैंकूवर अमेरिका में भी एक सिटी का नाम है। अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनको भी नहीं पता है। जब मैं उनसे कहता हूँ वैंकूवर, तो कहते हैं वैंकूवर तो कनाडा में। मैं कहता हूँ नहीं, एक वैंकूवर तुम्हारे देश में भी है। सर बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी है, आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी है। एंड राजन सर, मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोग आपको जो देखते होंगे वो एक्साइटेड है क्योंकि आप उनके फेवरेट चाचा हो। तो ये सबसे पहले आप हमें थोड़ा बताइए कि चाचा नाम की कहानी के पीछे का मतलब क्या रीज़न है, और ये आपको कैसे फील होता है कि सब लोग आपको चाचा बुलाते हैं? ये बताऊँ, मुझे पता ही नहीं चला यार। हाँ, ऐसा हुआ कि जब मैं शुरू में वीडियो बनाया करता था पहले, तो मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था, कोई मेरे को जानता नहीं था, ना किसी ने मेरे को देखा था। बहुत सारे वीडियो बनाए मैंने, ऐसी वॉइस ओवर करके बनाता था ना, तो कोई मेरे को जानता नहीं था कि कौन बंदा है। फिर एक बार जब मैं पहली बार अपने वीडियो बनाया, तब लोगों ने कहा ये तो बुढ़ा आदमी कोई, तब क्या कहते हैं,
तब लोगों ने मेरे को मतलब एक इंडिया में तो जो दो तरीके से चाचा का इस्तेमाल होता ना, एक तो होता मजाक के तौर पे, अरे चाचा हाँ। देख के चाहे होता ना, और हाँ एक हाँ, एक आप किसी सरकेज़म, भी थोड़ा बड़े को, सरकेज़म वे में। हाँ। आप किसी भी बड़े को चाचा कह के बुलाते हो। तो बस जब लोगों ने मेरे को देखा तो उन लोगों ने मेरे को फिर चाचा कह के बुलाना शुरू कर दिया, और उसके बाद तो अब तो सभी लोग या तो राजन सर और या फिर राजन चाचा। इवन कुछ लोगों से मेरी बात होती है जो मेरी उम्र के हैं, जो मेरे यूट्यूब के वीडियो से मेरे को मिले हैं, तो वो मुझसे कहते हैं कि मेरी उम्र वैसे आपके बराबर ही है, मैं 67 ईयर का हूँ, लेकिन क्योंकि सब लोग आपको चाचा कहते हैं तो इसलिए मैं भी सोचता हूँ मैं आपको चाचा ही कहूँगा। मैंने कहा इस फाइन ही, आप मेरा नाम ले सकते हो। तो मुझे नहीं पता लगा मैं किस दिन से लोगों ने मेरे को, तब से शायद लोगों ने मेरे को चाचा कह के बुलाना शुरू कर दिया। फिर अब तो अगर आप राजन चाचा ये से लिख के देखो ये गूगल पे, तो आपको मैं मिल जाऊँगा तुरंत। सर आपको पर्सनली कैसा फील होता है सब आपको चाचा बुलाते हो तो? मैं बताऊँ, मेरे पास 3 बेटियाँ हैं निखिल, और जब मैं जहाँ से आया वहाँ पर ये मतलब अरे बेटा नहीं है, ये वाली फीलिंग होती ना, बेटा नहीं है। मेरे लिए तो बेटी और बेटा एक बराबर ही थे, लेकिन लोग कहते थे अरे बेटा नहीं है कोई, अरे चलो कोई बात नहीं कहते थे। लेकिन आज की तारीख में मैं तेरे को लिटरली बता रहा हूँ, अगर मेरे पास हज़ारों बेटे हैं, हज़ारों, अगर मेरे बेटे होते अपने तो वो शायद वैसे ही होते। और वो इंडिया में ही नहीं, वो जर्मनी में है, वो जापान में है, वो अमेरिका में पूरी है, वो दुनिया में न्यूजीलैंड में है, वो चाइना में है, जो सब मेरे को चाचा कहते हैं। और बिल्कुल मतलब उनमें से हज़ारों लोगों से मेरा रिश्ता बिल्कुल ऐसा है जो एक सगे का होता है। मतलब हमारे में ये है ही नहीं कि हम यूट्यूब से मिले हैं, बिल्कुल वही रिश्ता है जो एक सगे चाचा का होता है, उस तरीके का रिश्ता दे रहे हैं उन लोगों से। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी इस चाचा नाम के शब्द के पीछे। तो चलो मैं भी अब आपको चाचा ही बुलाऊंगा पूरे पॉडकास्ट में, और अब से राजन सर नहीं, आपको चाचा से ही कहना चालू करता हूँ मैं भी। मुझे जब कोई राजन सर कहता ना मुझे, तो मुझे उसमें मेरे को वो दिन मेरे याद आ जाते हैं कोचिंग के, क्योंकि वहाँ तब मुझे तब सब राजन सर करके बुलाया करते थे। तो मेरे लिए दोनों ये जो वर्ड्स हैं दोनों मेरे लिए वो इक्वल महत्व है दोनों का, मेरे राजन सर का भी और राजन चाचा का भी, दोनों के बराबर है मेरे लिए। तो सर आप कोचिंग मतलब आप पढ़ाते थे? हाँ। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? यू वॉन्ट बिलीव, मैंने हाई स्कूल नकल से पास करा, इंटरमीडिएट नकल से पास करा, और ये सच है, और बीए भी नकल से पास करा, टोटली नकल से, मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर जब मेरी बेटियों ने स्कूल जाना शुरू किया कॉन्वेंट में, मेरी तीनों बेटियां जो है कॉन्वेंट से पढ़ाई करी उन्होंने, तो मैंने उनकी बुक से पढ़ना स्टार्ट करा, उनकी बुक से मैंने, और उसके बाद फिर मैंने उनकी बुक से ही मैं पढ़ता गया निखिल। और फिर मैंने 8th 9th 10th को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, और इंटरमीडिएट को इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, कंपनी अकाउंट, और फिर बीए को, बीकॉम को भी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, इतना सब कुछ मैंने खुद पढ़ के। और यू वोंट बिलीव, मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, चारों के स्टूडेंट हो, इक्वल कमांड से, चारों को इक्वल कमांड से पढ़ता हूँ, सब कुछ खुद पढ़ के। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी थी। देख ऐसा होता है निखिल के जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो एक सडन टाइम आता है जब आप खटिया पकड़ते हो, है ना, जब आप इस लायक नहीं होते कि आप अपना कुछ कर सको। तो मैंने सोचा अगर मैं इंडिया जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी में ये आएगा एक समय कि जब मैं बिल्कुल लाचार हो जाऊंगा, वो सबके साथ में होता है। यहाँ पर मेरे को एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर पेरेंट जो है वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर फ्यूचर में कभी मेरी ऐसी स्टेज आती है कि मैं बिल्कुल खटिया पकड़ लूँ, जब मेरे से कुछ भी ना हो सके, ना मैं चल फिर सकता हूँ ना मैं फिर सकता हूँ, तब उस समय में गवर्नमेंट का पार्ट शुरू होता है, वो आपकी टेक केयर करती है, वो आपको जो यहाँ पर ओल्ड एज होम्स होते हैं वहाँ पर आपको रखती है। बहुत बड़ी बात है सर, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है वहाँ पे। हाँ, अब कोई कह सकता है फिर लोग इतने वहाँ पे होमलेस क्योंकि वो लोग वो हैं यार जो मतलब उसके आदी हैं उन सब चीज़ों के, तो गवर्नमेंट की तरफ से है सब कुछ, लेकिन गलत चीज़ों में पड़े हुए अवेल लगा। हाँ, तो फिर उसमें मैंने कहा कि यार तो एक वैसे तो मैं ऊपर एक एप्लीकेशन और डाली हुई है, ये डाली हुई है कि एक दिन सोम तो सुबह ना देखूँ। अच्छा। ये एप्लीकेशन डाली। हाँ नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे आप ऐसा दिन हो। हम तो चाहेंगे हमारे चाचा सालों साल जिए और ऐसे ही दुनिया को एंटरटेन करते रहे और इंस्पायर करते रहे इस एज में भी। तो चाचा आपकी इंटरेस्टिंग थी बहुत ही ज़्यादा जर्नी जो आपने
बताई, बरेली से लेके वैंकूवर तक का जो आपने सफ़र तय किया और आपका जो रीज़न था यूएसए में रुकने का, वो सब आपने बहुत ही बढ़िया अंदाज में बताया। एंड सच्चाई थी, मतलब आपके रुकने का जो रीज़न था बहुत जेन्युइन रीज़न था वहाँ पे। एंड इस सेगमेंट को अपन यहीं ख़त्म करते हैं और मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो होगा आपके व्लॉगिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपने अपना यूट्यूब चैनल इतने देसी अंदाज में शुरू किया, तो ये इसके पीछे की पूरी एक डिटेल स्टोरी बताओ कि कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। मैं जैसे सब लोग यूट्यूब देखते हैं, मैं भी देखा करता था उस ज़माने में। एक यहाँ पे यूट्यूबर होता, उसका नाम था अमित। उसके चैनल का नाम था अमेरिका दर्शन, अमित लाइफ उसके चैनल का नाम था। और वो एक अकेला इंडियन यूट्यूबर था उस समय। उसके पूरे अमेरिका में उसकी तूती बोलती, सब उसको जानते थे, मतलब उसको अमेरिका में इंडियन यूट्यूबर। फिर उसके बाद मैंने वीडियो देखे इसके। उसके बाद ये आपका एक है दिस इंडियन, आई डोंट नो तू जानता उसको नहीं जानता, दिस इंडियन, अजय नाम है उसका। फिर मैंने अजय की वीडियो देखे। उसके बाद फिर मैंने हैप्पी औजला के वीडियो देखे। हैप्पी भाई को जानता हूँ मैं। हाँ, उसके वीडियो देखे आया था उनसे। हैप्पी औजला के बाद फिर मैंने सन्टी ड्रीम का होता है, मैंने सन्टी ड्रीम के वीडियो देखे। फिर जब मैंने इन लोग के सबको वीडियो देखे तो मैंने कहा कि सबका अपना तरीका होता है, तो मैंने सोचा कि यार कि मैं भी वीडियो बनाऊंगा, शायद मैं कुछ इनसे बेहतर दिखा सकूँ अपने तरीके से। तो मैंने अपने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं यूट्यूब के वीडियो बनाऊंगा। तो सब हंसने लगे मेरे को। तो वीडियो बनाओगे। और आज उनके बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब करवाओ, मेरे वीडियो देखते। तो बस मैंने एक दिन ऐसे ही, मेरे पास उस समय सैमसंग का J7 कैमरा हुआ करता था, सैमसंग का J7। तो मैंने एक दिन शाम को ऐसी कैमरा लेके अपने घर से पार्क तक गया, और वो मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब वीडियो, पहला वीडियो, सबसे बेकार वीडियो। और उसको इतने लोगों ने देखा है, उसको आज तक देख रहे हैं। आज मैं हाँ, उस समय से, और मैंने मतलब जिस तरीके से अमेरिका को दिखाया, अमेरिका का इनसाइड, वहाँ का कल्चर, वहाँ के घर, वहाँ की सोशल लाइफ, वो सारी चीज़ें वो किसी ने दिखाई नहीं थी। तो लोगों ने उसको बहुत पसंद करा लोगों ने। और सर आपका वो अंदाज जो है, वो देसी अंदाज है ना, वो बहुत रिलेटेबल लगता है लोगों को। अरे ऐसा लगता है यार, ये अपन भी तो ऐसे ही बात करते हैं, अपन कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसे ही तो बोलते हैं। वो जो आपका जो अंदाज है ना, वही आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है सर। बस फिर बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद ये था कि लोग जब चैनल बनाते हैं, मैंने चैनल इससे नहीं बनाया था निखिल कभी भी कि मैं उससे कुछ कमाऊंगा, कभी भी नहीं, नेवर। ना तब थी मेरी ये सोच, ना मेरी आज ये सोच है। ये सोच के जब मेरे 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे जिस वक्त मेरे, उस समय में कोई ऐसे 1 मिलियन लोग मेरे वीडियो को देखा करते थे। तब मेरे पास लोगों की चिट्ठियाँ आती थी, लोगों के कमेंट आते थे कि आपके चैनल पे ऐड क्यों नहीं आते हैं, आपके चैनल पे ऐड क्यों नहीं आते हैं। मुझे पता नहीं था वो क्या चीज़ होती है। तो मोनेटाइज कराओ। फिर मैंने अपनी बेटी का पता नहीं क्या लोग कहते हैं कि मोनेटाइज क्यों नहीं कराते हो। फिर हमने पता करा क्या चीज़ होती, देन मैंने कराया उसको मोनेटाइज। तो मैंने अपने फ़न के लिए बनाई वीडियो, आज भी शौक के लिए बनाता हूँ। और मैंने किसी से भी मैंने कोई है, जितना भी मैंने सीखा, सब कुछ मैंने अपने आप सीखा, एवरीथिंग अपने आप सीखी, सारा कुछ मैंने। और मैं सब कुछ फ़ोन पे करता हूँ। लोग ताजुब करते, कहते फ़ोन पे इतने छोटे तू करना कैसे। मैंने कहा नहीं, मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरे से लैपटॉप पे मेरे से नहीं होता, मैं तो फ़ोन पे करता हूँ, और फ़ोन पे ही करता हूँ, अभी भी फ़ोन पे करता हूँ, सब कुछ एवरीथिंग फ़ोन पे। तो सर आपने अभी ये टॉपिक छेड़ ही दिया, तो मैं इससे रिलेटेड, ये बाद में था ये सवाल, मैं पहले ही पूछ लेता हूँ। आपकी एज 70 ईयर्स, आप ओल्ड हो क्या? तो मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे 2 चैनल है, व्लॉगिंग और ये पॉडकास्ट चैनल। अब हम यंग जनरेशन है, हम तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, आज की जो टेक्नोलॉजी है वगैरह सब कुछ। लेकिन आप इस एज में, आपने अभी बताया आप सब कुछ फ़ोन पे करते हो, आप एडिटिंग भी फ़ोन पे ही करते हो, एवरीथिंग, सब कुछ। तो सर आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि एक व्लॉग बनाना भी कोई इजी बात नहीं है। पहले आपको कंटेंट सोचना पड़ता है, उस जगह के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, उससे लेके वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, फिर वीडियो अपलोडिंग में यूट्यूब के टैग्स, बहुत सारी फॉर्मेटिव, फिर थंबनेल बनाना। तो ये सब काम आप अकेले करते हो, और वो भी इस एज में। ये कैसे मतलब संभव हुआ सर, ये बताओ एक बार। मैंने वही बात कर सके, जब आपको किसी चीज़ से लगन होती है, लगन लग जाती है आपको, और फिर आप झोंक देते हो तो आप सब सीख जाते हो। तो मैंने सब कुछ अपने आप सीखा सारा।
फिर मैंने देखा कौन सा ऐप है जो बेस्ट ऐप है फ़ोन पे जो यूज़ करते हैं, तो पता लगा काइन मास्टर ऐप जो है वो बेस्ट ऐप है। तो फिर मैंने काइन मास्टर का प्रीमियम वर्जन लिया। अब मैं अभी भी मैं सिर्फ बेसिक्स जानता हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ बेसिक्स, हर एक चीज़ की बेसिक्स जानता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बट एडिटिंग बहुत टाइम खाती है, क्योंकि 30 क्लिप होती हैं, 35 क्लिप होती हैं। जब आप कहीं जाते हो उन सबको पहले एक जगह ऐड करना, फिर वो 1 घंटे का पूरा लेंथ होती है। फिर आप उसको काटते काटते 10, 11, 12 मिनट तक आप लाओ। लेकिन अब मैं उसमें इतना यूज्ड हो गया हूँ कि मुझे अगर मैं चाहूँ तो मैं 1 घंटे में सब कुछ करके एक वीडियो एडिट कर डाल सकता हूँ। लेकिन अब मैं डन हो चुका हूँ यूट्यूब से, एक तरीके से थक गया हूँ तो करते करते। तो चाचा आप एक चीज़ और बताइए मेरे को कि यूट्यूब पे करने के लिए बहुत कुछ है, तो आपको ये ट्रैवल व्लॉगिंग का इंस्पिरेशन कहाँ से आया, वो भी इस एज में, जिस एज में ज़्यादातर लोग तो रिटायरमेंट लेने की सोचते हैं या सोचते हैं अब रिलैक्स करेंगे यार, जी ली ज़िंदगी, खूब काम कर लिया ज़िंदगी भर। तो ये इंस्पिरेशन का रीज़न क्या है पीछे कि यही आपने चूज़ किया कि ट्रैवल व्लॉगिंग ही करनी है मुझे? एक होता ना, एक होती है कमर्शियल फिल्म्स होती है ना, उनकी बहुत बड़ी ऑडियंस होती है कमर्शियल फिल्मों की। लेकिन फिर वो डायरेक्टर एक दिन सोचता है कि यार अब मैं आर्ट फिल्म बनाऊंगा कोई, जिससे मेरी खुद को मेरे खुशी मिले। तो फिर मैंने अभी सोचा कि मैं अमेरिका को एक्सप्लोर करना शुरू करूँगा और जाऊँगा और जितना दिखा सकूँगा। दिखाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत सारे लोग अमेरिका को सर्च करते हैं, तो मेरी नज़रों से वो अमेरिका को देख सकें। हो सकता है आने वाले समय में मैं न्यूजीलैंड भी जाऊँ, कनाडा भी जाऊँ या इंग्लैंड भी जाऊँ। मेरे पास हैं लोग वहाँ पर जो तैयार हैं, कहते हैं बस आप आ जाओ, वीडियो हम बनाएंगे। क्योंकि मेरे को एक बंदा चाहिए ना गाड़ी के साथ में गाड़ी चलाने के लिए। सलमान जैसा। सलमान भाई ने एक किस्सा शेयर किया था अपने पॉडकास्ट में कि रात को वो घर लेके आ रहे थे आपको, तो वो बोले थे कि भाई चाचा आप गाना गाते रहना क्योंकि मेरी नींद लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैं इतना हंसा ना उस पर। नहीं, वो बहुत टायर्ड हो गया था, बहुत टायर्ड हो गया था यार। पूरे सुबह से हम निकले थे 8, साढ़े 8 बजे निकले थे, और रात को 9:30 बजे हम वापस जाना था। हमारे को 3.5 घंटे ड्राइव करनी थी उसको। तो मैं तो पूरे रास्ते से बातें करता रहा। कई बार उसे लगा कि उसको नींद आ रही है मेरे को, तो मैं उसको हंसाता रहा पूरे रास्ते, कहीं वो फ़ोन आ जाए। वो सो गए तो दोनों सो जाएंगे। हाँ, तो सब सो जाएंगे फिर हम हमेशा के सो जाएंगे। तो कंपटीशन भी बहुत हो गया सर, अभी तो काफ़ी लोग आ गए जो व्लॉग्स बनाते हैं, और बहुत। टेक्नोलॉजी इतनी, सबका स्टाइल अलग, मॉडर्न आ गया बहुत ज़माना। कितना देखेगा ना कोई, कितना यूट्यूब देखेगा। सही बात है। और फिर अब तो बाकी तो उस पर चल गया ना सारा, एक शॉर्ट्स और रील्स, शॉर्ट्स रील्स, उसको देख रहे हैं लोग। तो मैंने कभी ये सोच के बनाया भी था चैनल कि मैं कोई बन जाऊंगा इसमें, या कुछ हो जाएगा, या कुछ कमा लूँगा। मेरा शौक था, आज भी वही कर रहा हूँ। पहले भी इसीलिए बना रहा था, आज भी बना रहा हूँ। अब देखता हूँ कब तक शौक भी एक दिन मरता है फिर आपका। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन मरता है, वो सच्चाई है ना। बिल्कुल। वो मैं एक डायलॉग बोलता हूँ कि बेटा जो बना है वो फना है। सही बात है। जिसकी शुरुआत है उसका अंत तो होना ही होना है। और एक और बात कि ऊंचाई पे जाने की एक सीमा होती है, उसके बाद सबको वापस, उसके बाद आपको लौट के वापस आना होता है। तो इन सब चीज़ों का मेरे को पहले से मालूम था। चूँकि मेरी कोई चैनल को लेकर कोई ऐसी बहुत मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं क्या कर लूँगा, तो इसलिए मेरे को, कल भी मैं ज़मीन पे था, आज भी ज़मीन पे हूँ। जब कल 1 मिलियन लोग देखते थे, आई वॉज हैप्पी। मैं कभी उसकी केयर भी नहीं करी, ना मुझे पता था कितने लोग देख रहे हैं, ना मैं को जानता था। आज 1 लाख भी नहीं देखते हैं, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, आई हैव नो प्रॉब्लम। सर आप ज़मीन से जुड़े हो, तभी आप इतने रेलेवेंट रहे इतने सालों तक, और इतने रिलेटेबल वीडियोस बनाते हो जो एक मिडिल एज और ओल्डर जनरेशन वाले लोगों को भी इंस्पायर करता है। तो इसी के साथ मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि सर आपने बताया स्टार्टिंग में आप 7-Eleven में काम भी कर रहे हो और एक आप ट्रैवल व्लॉगिंग भी कर रहे हो, मतलब दोनों ही अपने आप में एक फुल टाइम जॉब के बराबर है। तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो, वो भी इस एज में? अब मैं कम काम करता हूँ। अब मैं सिर्फ 3 दिन काम करता हूँ। तो मेरे पास टाइम होता है। बाकी मैं मेरे ग्रैंड सन से उनको पढ़ाता हूँ, लेकिन जाता ज़रूर हूँ मैं देखने के लिए, लेकिन ऑफिशियली मैं काम 3 दिन ही करता हूँ बस अब। और अब मैंने ये सोचा कि मैं संडे को मेरी छुट्टी होती थी, आज भी होती है, हमेशा से होती है। मैं और संडे को यहाँ पर बहुत सारी इवेंट्स होती है, तो मेरी बेटी मेरे को लेके जाती है। मैंने कहा था ना कि मेरी कार वगैरह सब फ्री है,
तो वो मेरे को लेके जाती है, वो मेरे को छोड़ देती है जहाँ पर भी मेरे को जाना होता है, फिर मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, फिर वो मेरे को वहाँ से लेके आ जाती है। अब मैं इनफैक्ट मैं एक होता है ये है कि आप एक सर्टेन समय बाद फिर आप कहते हैं यार हो गया बस, तो मेरी अब वो स्टेज आ गई, इसको कहते हैं ना अब यार हो गया बस अब। तो अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अमेरिका एक्सप्लोर करूँगा, कहीं जाऊँगा, वहाँ के वीडियो बनाऊँगा, देखता हूँ कितने लोग देखते हैं उसको, फिर उसके बाद फिर एक दिन तो ये होता ना कि बेटा झोला उठा के आपको निकल जाना पड़ेगा वापस, सबको जाना है एक दिन। वो मोदी जी का डायलॉग याद आ गया, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। हाँ तो बस वो ये हम तो वैसे ही हैं। तो चाचा आप काफ़ी जगह आपने ट्रैवल किया है इतने सालों में, तो आपकी एक तो फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? और कोई ट्रैवल करते हुए काफ़ी चीज़ें आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ जो आप कभी लाइफ टाइम भूल नहीं सकते, कोई फनी और अनएक्सपेक्टेड हुआ हो? वो यही होता है कि जब आप कहीं जाते हो अमेरिका किसी शहर में, जैसे मैं वर्जीनिया गया था मैं, तो जब मैं हमारे एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, तो जैसे हम घुसे उसने कहा राजन सर नमस्ते। तो मैं कहा आप कैसे जानते हो? अरे उसने कहा सर आप कौन नहीं जानता, आपके वीडियो देखते हैं। फिर मैं गया था एक बार नॉर्थ कैरोलिना में, वहाँ पर मैं रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हुआ था बाहर, तो एक कार आई, कुछ लोग उतरे वहाँ से, तो वो मेरे को देख रहा था एक बंदा, फिर वो मेरे पास आया, बोला कि सर आप क्या रायन सर हैं? तो मैंने कहा कैसे जानते हो? कह रहा मैं सर आंध्र प्रदेश से आया हूँ, वहाँ आपके वीडियो देखते हैं। तो ये मतलब यही वाली इंसिडेंट होती है ऐसी, और ऐसी एक दो नहीं अनगिनत हुई हैं मेरे साथ में जो आपको याद रहती हैं। कोई ऐसा मसालेदार किस्सा नहीं है कि मतलब सोचा नहीं कि यार ये तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब जैसे कोई डरावना या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट, क्या डर लगा हो कहीं पे कि रिस्की है, या कुछ आपके साथ कोई घटना ऐसी कुछ हुई हो ट्रैवल करते हुए? लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, नए एक्सपीरियंस। बहुत डर लगा जब सलमान मेरे को आर्ट्स नेशनल पार्क ले गया था, और हम डेलीकेट आर्ट्स में जब गए थे, मुझे पता नहीं था कि वो कितनी हाइट है उसकी। और ये वोंट बिलीव कि मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद ये मेरा आज आखिरी दिन है और मैं मर जाऊँगा रास्ते में। लिटरली बता रहा हूँ मैं, लिटरली। सलमान और वो उसकी फ्रेंड थी शार्लिन, वो लोग लौट के आते थे मेरे पास, कहते चाचा आई एम सो सॉरी। सलमान ने कहा चाचा आई एम सो सॉरी, और बस चाचा अब थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया। उसने कहा चाचा नीचे देख के चलो, ऊपर मत देखो, आप नीचे देख के चलो पैरों को, आप तो आप चले जाओगे। और जब हम जा रहे थे उसमें एक बार एक प्लेस ऐसा आया कि जहाँ बहुत छोटी जगह थी और नीचे स्ट्रीट खाई थी बिल्कुल। तो मैंने कहा बेटा राजन आज तो तुम्हारा काम पक्का हुआ रखा है बिल्कुल। हाँ समहाउ मैं वहाँ चला गया, लेकिन वहाँ जाके जो मैंने वो नज़ारा देखा, वो मतलब बयान के बाहर है। इसी जब मैं अभी वहाँ गया, क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया गया मैं अभी ओलिवर के पास, तो मैंने उससे भैया ऐसा हाइकिंग नहीं करनी है मेरी इतनी सी। तो उसने कहा डोंट वरी, मैं सब जगह ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ पर सीधे कार से उतरो और आप देख लो, कार से उतरो और देख लो। तो ये मतलब मेरी लाइफ का बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था, बहुत ही भयानक। मैं पता नहीं कैसे बच के आ गया। और आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी रही है अभी तक? आप इतनी सारी जगह घूम के आए हो, यूटा कि बढ़िया लगती है यूटा अभी तक की सबसे बेस्ट? हाँ, जो भी जगह जितना भी मैंने अमेरिका देखा है उसका जवाब नहीं है आपको। बिल्कुल जब आप एक तो वहाँ पर आप 40 माइल का बिल्कुल स्ट्रेट रोड सीधी, और इतने तरीके का लैंडस्केप चेंज होता है। अगर तूने मेरे वीडियो देखे हों यूटा के, इतने तरीके का लैंडस्केप, और मतलब हालांकि अमेरिका में तो एक से एक बढ़कर खूबसूरत स्टेट है, एक से एक बढ़कर, लेकिन क्योंकि जो मैंने देखी है नहीं, मैंने नॉर्थ कैरोलिना देखा है, न्यूयॉर्क देखा है, वॉशिंगटन देखा है, बाल्टीमोर देखा है, और आपके वर्जीनिया देखा है, कैलिफोर्निया का थोड़ा सा हिस्सा देखा। उन सब में मेरे को यूटा सबसे खूबसूरत लगा। यूटा में 5 नेशनल पार्क है, जिसमें से अभी मैंने केवल एक ही देखा है। अब की बार जाते हैं तो एक ही और देख पाऊँगा, क्योंकि 300-350 माइल होते हैं डिस्टेंस, और इतनी दूर चलाना सलमान को बहुत होता है। बहुत। मैं कोलोराडो जाना चाहता हूँ। तो चाचा आपके चैनल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं अपन, कि आपने अपना चैनल कौन से ईयर में स्टार्ट किया, और जब आपने स्टार्ट किया तो आपको इनिशियली क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और कभी आपके माइंड में आया कि लोग क्या सोचेंगे, दोस्त रिलेटिव हंसेंगे मुझ पे जब मैं ये सब बताऊंगा या वीडियोस बनाऊंगा? हाँ, जब मैंने बनाया चैनल अपना, तो अब मुझे उसको एडिट करना था वीडियो को, मुझे कुछ आता नहीं था मेरे को।
तो एक दिल्ली का यूट्यूबर है, उसका नाम क्या है, टेक्निकल गुरु, छोटा सा लगा है वो यूट्यूबर है। टेक्निकल गुरुजी। वो दुबई वाले नहीं, अच्छा। एक दिल्ली का भी है, उसका नाम भी टेक्निकल गुरुजी है या क्या है, वो छोटे से कटकर लगा है। तो मुझे कुछ पूछ रहा था कि भाई ऐप कौन सा लूँ, क्या लूँ। मैंने जो कई यूट्यूबर को चिट्ठी लिखी, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर भैया मैंने यूट्यूब पे जाकर सर्च करा कौन सा ऐप है, तो काइन मास्टर ऐप को मैंने परचेज करा। और फिर मैंने यूट्यूब पर, मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीख लिया सारा, एवरीथिंग। क्योंकि यूट्यूब आधा भंडार है यूट्यूब पे, हर चीज़ को आप सीख सकते हो अगर चाहो आप तो। सब कुछ है वहाँ पर यूट्यूब पे। तो मैंने सब कुछ। और एक चीज़ तो बताऊँ बड़ी मज़ेदार, जो मेरी ज़िंदगी की घटना है, यूट्यूब मेरे कैरियर की। एक दिन मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरे 55,000 नए सब्सक्राइबर ओवरनाइट। कैन यू इमेजिन, 55,000 न्यू सब्सक्राइबर एक दिन सुबह। फिर जब मैं दूसरे दिन जब मैं सो के उठा दूसरे दिन, तो उस दिन 44,000 न्यू सब्सक्राइबर। तो 2 दिन में वही 1 लाख नए सब्सक्राइबर। उस समय कोविड का ज़माना था, लोगों को कोई काम था नहीं, लोग घर पर पड़े रहते थे, तो लोग सब देखते थे। और अमेरिका को जिस तरीके से मैंने दिखाया तो लोगों ने खूब शेयर करे मेरे वीडियोस। बहुत बड़ी बात होती है सर, इधर 2 दिन के अंदर अंदर इतने सारे सब्सक्राइबर मिलना। मैं तो इनको भी बोलता हूँ सर मेरे को भी सब्सक्राइब करो ओवरनाइट, मेरे को भी इतने सब्सक्राइबर मिल जाए। तो सर आपने कौन से ईयर में स्टार्ट किया ये सब? मैंने 2018 में 22 अगस्त 2018 को पहला वीडियो डाला था। पहला वीडियो आपका? हाँ। तो सर मेरा एक और सवाल इसी में था कि आपके माइंड में कभी आया कि लोग क्या सोचेंगे, दोस्त रिलेटिव हंसेंगे या ऐसा कुछ? क्योंकि आता झिझक होती है एक बार फर्स्ट टाइम करने में इंसान को, क्या आप देखेंगे तो सही। लोग क्या सोचेंगे ना, ये वाली बात तो मेरे दिमाग में है ही नहीं। तू सोच, मेरी शादी हुई थी 20 साल मैंने थी, मैं 20 साल का था, और मेरी वाइफ की जॉब लग गई थी गवर्नमेंट की उस वक्त। और मैं पढ़ रहा था। तो जिस बेटी के साथ में मैं आज रह रहा हूँ, ये मेरी बेटी हो गई थी उस समय। और मैं घर में बच्चे अपनी बेटी को पालता था, और मेरी वाइफ जाती थी जॉब करने। तो सोचते उस ज़माने की बात बता रहा हूँ, आज से 45 साल की। तो समाज मेरे को किस दृष्टि से देखता होगा, मैंने कभी केयर नहीं करी इस बात की। हमारी वो मजबूरियाँ थी कि मैं, उसकी जॉब मिल गई थी, मेरे पास कोई जॉब थी नहीं, बच्चे को कोई तो पालता है बस। लेकिन मुझे लग गई थी धुन कि नहीं, मेरे को बनना है, मेरे को बनाना है। क्योंकि मेरे पास कंटेंट था मेरे दिमाग में जो एकदम सॉलिड था उस समय के हिसाब से, बहुत सॉलिड कंटेंट था वो। तो बस उसके बाद फिर चल पड़ा चैनल। तो चाचा हेड्स ऑफ है आपको, आप एक सच में एक इंस्पिरेशन हो उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि एज एक लिमिटेशन है। एंड मुझे लगता है कि हम सब आपसे एक टाइम मैनेजमेंट और पैशन को कैसे फॉलो किया जाता है, अपने जुनून को कैसे फॉलो किया जा सकता है, ये हम सब आपसे सीख सकते हैं। देख, मैं एक बात को जानता हूँ कि अगर इंसान चाहे ना, चाहे अगर वो इंसान जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। ऊपर वाले ने इंसान बनाया वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो चाहे और लग जाए अपने गोल के लिए, पैसों के लिए नहीं। मैंने तो एक, मेरे को शौक था तो मैंने कहा कि यार नहीं, मैं बना हुआ। उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ बेची। मैंने सबसे पहले यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले मैंने फ़ोटोज़ डालनी शुरू करी। मेरी ऑनलाइन आज भी कोई 3,000 करीब फ़ोटोज़ हैं जो अभी भी बिकती रहती है, मेरे को उसके पैसे मिलते रहते हैं। ये सोच के मैंने, जब लोग जिस एज में लोग बैठ जाते हैं ना, 60 में लोग हाँ डन हो जाते हैं। सर वही मैं अपने दर्शकों को स्टार्टिंग में आपकी जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैं बोलता कि एज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। और उन्होंने उस एज में चालू किया जिस टाइम लोग रिटायरमेंट की सोचने लग जाते हैं, या कुछ लोग तो कर भी चुके होते हैं, रिलैक्स करते हैं। उसमें एक यूथ लाइक एनर्जी दिखाना, वो बहुत ही बड़ी एक इंस्पिरेशन है। और एज तो आपने प्रूफ कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो चाचा मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है पर्सनल लाइफ और इनसाइड। इसमें आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ही आपसे थोड़ा पर्सनल है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? नहीं, मेरी लव मैरिज हुई थी। उस ज़माने में कोई सोचता भी नहीं था। मैं 20 साल का था मैं शायद उस समय जब मैंने शादी कर ली थी। मैं पढ़ रहा था उस समय, मेरी वाइफ की जॉब लग गई थी, लेकिन नहीं, तब मैंने शादी कर ली थी। और मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि उस ज़माने में, और आज भी बहुत सारी जगहों पे सर पे पल्ला डालने का रिवाज होता था घर में। तो मेरी माँ जब शादी हो गई थी तो उसने कहा कि मैंने तो कह दिया था अपने हस्बैंड से, तेरे पापा से, कि देखो भैया मुझसे नहीं होगा ये सब, सर पे ढाक देगा। पता नहीं कब की बात है, कितने साल पुरानी बात होगी, शायद मैं ही 70 का हो गया हूँ, तो शायद वो 80 साल पहले की बात होगी। तो मेरे फादर ने कहा कोई बात नहीं,
तो वही उन्होंने मुझसे कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू जिससे भी शादी करेगा उससे कहना ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कोई दूसरी और परिवार में जो बहुएँ हैं वो करती हैं, लेकिन तेरी वाइफ को करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मेरी 20 साल में शादी हो गई थी। फिर मैंने उसके दो, फिर मेरी बेटी हुई जिसके पास मैं आज रह रहा हूँ। पहले मैंने इस बेटी को पाला जब ये छोट पैदा हुई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर इसके बच्चों को पाला मैंने और अब मैं इसके पास रहता हूँ। और जो मेरा सन-इन-लॉ है वो मतलब बिल्कुल मतलब अमेरिका में रहने के बावजूद भी वो ना तो वो सिगरेट पीता है, ना वो ड्रिंक करता है, ना वो चाय पीता है, कुछ नहीं। तो सर आपके लिए कितना मुश्किल था उस ज़माने में लव मैरिज के लिए आपकी फैमिली को कन्विंस करना एंड आपकी वाइफ जो थी उनकी फैमिली को भी कन्विंस करना, क्योंकि उस ज़माने में तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। मेरे मदर फादर की खुद लव मैरिज हुई थी, तो उनको कन्विंस करने में तो कुछ भी नहीं था। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपकी शादी आप 70 ईयर्स ओल्ड हो तो आपकी भी बहुत पहले हुई और उनकी भी उससे पहले, मतलब हाँ। ये तो लाइक जब अपने देश आज़ाद हुआ उससे भी पहले की बात होगी, ये कैसे पॉसिबल है? उनकी लव मैरिज हुई, मेरी दोनों बहनों की लव मैरिज हुई, हम 3 भाई बहन थे, तो मैंने लव मैरिज करी, मेरी छोटी बहन ने, मेरी उससे छोटी बहन, हम तीनों की लव मैरिज हुई है। हमारे माँ बाप को कभी इस बात से कोई एतराज़ नहीं हुआ। और जो उधर के फैमिली वाले थे मेरी वाइफ के, उन्होंने फिर हमसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया था बिल्कुल, जब क्योंकि वो नहीं चाहते थे मेरे से शादी हो मेरी वाइफ की। तो हम लोग कोई, हमें याद नहीं कितने 5 साल 6 साल या 7 साल उसका अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर बाद में नहीं होता है कि जब बच्चे चुके जाते हैं तो फिर सब मिलना जुलना हो जाता है, तो फिर एवरीथिंग वाज फाइन। तो बढ़िया, आपने मतलब उस ज़माने में लव मैरिज करी हुई है। चाचा आप अभी वैंकूवर में सेटल हो काफ़ी सालों से, तो जब आप वैंकूवर में सेटल हुए और आप सिटीजन बने तो आप थोड़ा सा वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में बताइए कि वैंकूवर का लाइफस्टाइल कैसा है, इंडिया से कितना डिफरेंट है? यार एक सबसे बड़ा फ़र्क तो ये कि यहाँ पर कोई समाज नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि समाज आपको एक बहुत बड़ा डर अपने माता पिता से तो नहीं होगा, लेकिन समाज से बहुत बड़ा डर होता है। यहाँ पर जो मैंने कल्चर का जो डिफरेंस देखा वो ये देखा कि बस यहाँ पर किसी को मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये कि जैसे बच्चे हैं टीन एज में आते हैं, टीन एज में जाते हैं वो, और जब डॉक्टर को कॉल करेगी माँ जैसे अभी, तो डॉक्टर जो है मेरी बेटी से बात नहीं करता, वो कहते हैं नहीं हमारी अपने बेटे से बात कर पाओ आप, मतलब अपने बच्चों को बिहाफ पे आप डॉक्टर से बात नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर आपसे बात करेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं मेरी आप उससे बात करवाओ। फिर वो कहेगा क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे बिहाफ पे मेरे से बात कर सकती है? कैन यू इमेजिन? तभी वो डॉक्टर से बात कर सकती है, अदरवाइज डॉक्टर कहते हैं नहीं उसी से बात करेंगे हम, ऑस्टिन से या एंड्रू से जो मेरे वो हैं ग्रैंडसन्स। और फिर यहाँ पर किसी को किसी से मतलब नहीं होता। तो सोच ले मेरे को, हमें इस घर में हो गए 10 साल हो गए हैं, मेरे बिल्कुल घर से दाएं जो लगा हुआ घर है वो जो मेरे बाएं हैं, जो मेरे सामने के 2 घर हैं, बिल्कुल 10 साल में आई डोंट नो कि वो लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। ये पता है कि इसका ये घर है बिल्कुल। और कुछ घरों को मैं इसलिए जान गया हूँ कि मैं यूट्यूबर, तो बच्चे पूरे मोहल्ले के मेरे को जानते हैं बहुत सारे, तो उनकी वजह से मुझे पता है। अदरवाइज यहाँ पर बिल्कुल मुझे अपने बिल्कुल मेरे से लगा हुआ जो घर है, मेरी उससे लगभग रोज़ मुलाकात होती है, हाय हेलो होती है, बस दैट्स इट। तो लाइफस्टाइल वहाँ का मतलब आपको ज़्यादा अच्छा लगा यूएसए का या फिर इंडिया का ज़्यादा लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा आपको? अब ये पर बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल हो जाता है ना, ये मैं कह देता हूँ फिर लोग भड़क जाते हैं लोग सुन के। अब आपकी अपनी भी तो एक चॉइस होती है ना आपकी। सही बात है, सही बात है। मेरे को इसलिए अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में दखल देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, ना तो इवन आपके माँ बाप भी आपकी ज़िंदगी में दखल दे सकते हैं। जैसे आप बालिग होते हो तो फिर आपका कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल आपका होता है अपने बच्चे पर, लेकिन लीगल आपका कोई राइट नहीं होता उसके ऊपर। जैसे वो 19 का होता है बच्चा आपका, आपके लीगली सारे राइट ख़त्म हो जाते हैं उसके ऊपर से सब, फिर वो एक अलग होता है। तो यहाँ पर ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई किसी की दखल नहीं है, आप कैसे जीते हो वो अच्छा तरीका है या बुरा तरीका है, आप कैसे रहते हो। जबकि यहाँ पर लड़कियों कपड़े पहन के घूमते रहते हैं आज़ादी की नो बडी केयर्स, कोई केयर नहीं करता, बस ये वाली बात है। बाकी है कि
सबके सबके कल्चर अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं, तो सभी ठीक हैं एक तरीके से जो लोग वहाँ पर रहते थे। तूने पूछा तो मुझे ये डिफरेंस लगा यहाँ पर। बहुत बहुत चीज़, ये तो सर बहुत ख़राब चीज़ हो जाती है। पहले मतलब दिमाग में यही आ जाता है कि यार वो क्या सोचेगा कुछ करने से पहले, या समाज क्या सोचेगा। बहुत चीज़ें, ये चीज़ें करने से रोकता है इंसान को, है ना। मतलब बहुत सारी बार बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इसीलिए नहीं जी पाते कि यार समाज क्या सोचेगा, यार लोग क्या कहेंगे, यार मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, यार वो क्या कहेंगे यार। 100% सच है सर, 100%। तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बाकी इन्वायरमेंट वाइज, वेदर वाइज कभी ऐसा लगा कि यार नहीं। वेदर तो हमारे यहाँ तो 8 से 9 महीने बारिश होती है, लेकिन जल भराव नहीं होता कभी भी, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन के नीचे 2 पैरेलल सिस्टम होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग वाटर जिसको हम रेन वाटर बोलते हैं, तो जो घर का पानी छत पे से आप ग्राउंड पे नहीं गिरा सकते हो आप पानी, कोई भी घर वाला है। जैसे हमारे यहाँ तो घर में पतनारे लगे होते हैं, उस पर पानी सड़क पे गिर रहा होता है, पतर कर गिर रहा होता है, बारिश हो रही होती है ना। तो या अब तो ये कि सीवर में डाल देते हैं उसी पानी को, जोड़ देते हैं ना, कनेक्शन कर देते हैं पूरा आपका बाथरूम का सारा। यहाँ पर 2 सेपरेट सिस्टम होते हैं, एक है आपका सीवरेज का और दूसरा है रेन वाटर का। तो छत पे जितना भी पानी बारिश का गिरता है वो एक सब पाइप वगैरह इस तरह का सिस्टम होता है, वो सीधा नीचे चला जाता है। एक रेन वाटर जो स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन है उसमें चला जाता है वो सारा पानी ज़मीन में। और जो टॉयलेट और बाथरूम का है वो क्या कहते हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाए हैं पूरे, मैंने दिखाए हैं वीडियो में, ले जाकर दिखाया है कि कहाँ जाके छोड़ते हैं उस पानी को। और सड़क का भी ऐसी सड़क का भी जो पानी है वो सड़क का सारा पानी उसमें जाता है। जगह जगह पे आउट इनलेट्स होते हैं जिसमें से होकर वो पानी और रेन वाटर का जो सिस्टम होता है उसमें जाता है, और वहाँ से फिर वो आसपास के प्राकृतिक नदियाँ और नाले और क्रीक्स जो होते हैं उसमें चला जाता है। तो इसलिए जल भराव नहीं होता बिल्कुल भी। सर ये चीज़ मतलब ऑर्गेनाइज्ड है काफ़ी ज़्यादा, वो मतलब इसीलिए तो बोला जाता है अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, पूरा सोच समझ के पूरा प्लान किया हुआ है। परेशानी नहीं होती आम जनता को, और उसी की वजह से नुकसान नहीं होते, क्योंकि जल भराव होगा तो रोड भी टूटेगी, वापस उसका कंस्ट्रक्शन का खर्चा आएगा, बार बार रिकरिंग खर्चे खूब ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, मतलब सीखनी चाहिए यहाँ पे भी। बोलना तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा गवर्नमेंट को। अब ये हो गया ना कि अगर मैं अपने वीडियो में उनको बोल देता हूँ बातों को तो उसी में लोग भग जाते हैं। कंपैरिजन बोले, कंपेयर कैसे कर दिया इंडिया और अमेरिका को। अब वो कोई सवाल करता तो फिर उसका जवाब देना होता ना। जैसे तूने मेरे से पूछा तो मैंने तेरे को बताया कि देख ये है डिफरेंस, ये है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं किसी को नीचे दिखा रहा हूँ या किसी को मैं मेरी या यहाँ को मैं नीचे दिखा रहा हूँ। हर जगह के फायदे नुकसान है। ऐसा नहीं कि अमेरिका बढ़िया ही बढ़िया, अमेरिका के भी कुछ नुकसान है रहने के वहाँ पे। वहाँ का कल्चर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। इंडिया के भी अच्छा ही है, सब जगह की अच्छाई बुराई तो होती है, उसको पॉजिटिवली लो। और कोई अच्छी चीज़ बता रहा है तो सीखना चाहिए वहाँ से, क्या गलत है उसमें। और हम दूसरों से तो सीखते हैं, आप अपने आप से तो नहीं सीखते ना। आप दूसरों से सीखते हो। वो एक कहावत नहीं कि अगर तुम्हारे दुश्मन में भी कोई अच्छाई है तो उससे उसकी अच्छाई को सीख लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है आपको। चाचा आप इंडिया की याद आती है? लास्ट टाइम कब इंडिया गए थे? मैं 16 में गया था और मेरी बेटी की छोटी बेटी की शादी थी, उसकी शादी करने के लिए गया था। और मेरी 2 बेटियां हैं वहाँ पर, है ना। और बहुत सारे जो मेरी बड़ी बेटी वहाँ पर, उसके पास दो बेटी हैं इसकी, वो पता नहीं कहाँ का कोचिंग के धक्के खाते फिरती हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार अगर मैं वहाँ पर होता तो उन लोग को इधर उधर भागना नहीं पड़ता, मैं उनको पढ़ाता कोचिंग के लिए। इतनी मुश्किल होती है उन लोग को। लेकिन यह है कि कोविड में मेरी बेटी के हस्बैंड की डेथ हो गई। अभी जब कोविड हुआ था तो मुझे लेकिन याद तो बहुत आती है। लेकिन फिर एक बात मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बेटियों से पूछता हूँ, हर बार मैं उससे पूछता हूँ, कहता हूँ कि ये बताओ कि मैं आऊँ या तुम्हारी दीदी को भेजूँ। ये सबसे बड़ी वाली बेटी मेरी। तो वो कहती है अच्छा मैं दीदी से पूछ के बताऊँगी। छोटी वाली कहती है मैं दीदी से पूछ के बताऊँगी। फिर जब मैं फिर दोबारा कॉल करता हूँ, मैं कहता हाँ क्या सोचा, मैं आऊँ या दीदी आए तुम्हारी? तो कहते पापा तुम बताओ, दीदी को भेज दो। क्योंकि बहनों का आपस में जो वो ज़्यादा उनको मज़ा आता है। वो कहते हैं हम तुमसे तो मिल ही लेते हैं, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई, हम तुमसे रोज़ बात कर सकते हैं। तो वो कहती तुम रहने दो, दीदी को भेज दो। तो याद आती है मुझे, ख़ास तौर से मेरे को खाने याद आते हैं। मुझे अपने शहर की बहुत याद आती है, अपने शहर की बहुत याद आती है मेरे को।
अब मुझे वहाँ के बारे में पता बरेली। लगता है, लोगों से पता लगता है कि अब वो कितना बदल गया है। लोग मेरे को छोटी छोटी क्लिप्स बना के भेजते हैं, देखो अब ये हो गया है, तुम्हारे ज़माने में तो था। तो लेट्स सी कब जा पाऊँगा। तो चाचा आप अभी थोड़े दिन पहले कैलिफोर्निया जाके आए और सैन फ्रांसिस्को और सैन होजे 2 सिटी तो आपने कवर करी, राइट? हाँ, फ्रीमॉन्ट और भी मैं गया। अभी 4-5 फ्रीमोंट भी गए थे। मैं अभी 4-5 महीने वहीं रह के आया हूँ। मैं मतलब वहीं रहता था, सैन फ्रांसिस्को के पास में एक सिटी है सेंटा क्लारा में। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया, मेरे को वो सिटी बहुत बढ़िया लगती है। तो आपका कोई मज़ेदार एक्सपीरियंस वहाँ का? मैंने उसका एक, मुझे सैन फ्रांसिस्को वेदर बहुत गजब लगा, बहुत ही गजब। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब 80 डिग्री हो रहा है फ़ारेनहाइट, हम्म, और 1 घंटे के बाद में हम्म, ये हालत हो जाएगी कि आपके दांत खिंचने लग जाएंगे ठंड के मारे, लिटरली। बिल्कुल हवा हवा बिल्कुल, बहुत। इतना फॉग आ जाता है ना, वो क्या कहते हैं, वो जो करंट होते हैं ना, जब लैंड एरिया से जो एयर होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, हम्म, तो फिर सी ब्रीज जो उधर से शुरू होती है, तो उसका जो वेपर होते हैं वो आते हैं, वो क्लाउड नहीं है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, जब मैं पिछली बार गया था, मैं हम्म, सैन फ्रांसिस्को लास्ट टाइम जब मैं गया था, वो नज़ारा मतलब अद्भुत। हवा बहुत तेज चलती है। मैं अभी पियर 39 पे गया था और एकदम दोपहर के टाइम पे गया था जब धूप पड़ रही हो। जैसे ही पियर 39 पे गया, उसके शोर तक गया ना, एंड तक जहाँ पे वो सी लाइन वगैरह रहती है। आप गए हो कभी पियर 39? वैसे सर इतनी तेज हवा चल रही है वो समुंदर की, इतनी तेज, मतलब ऐसा लग रहा है कि हवा पुश कर रही है इतनी तेज, मतलब खड़े नहीं रह सकते सीधे वहाँ पे। और इतनी ठंड लगने लग गई, 2 सेकंड में कुल्फी जम गई वहाँ पे तो तूने सी लाइन के पास तक गया था तू? हाँ हाँ, पूरा एंड तक गया था वो पूरा शोर के। बदबू, बदबू बहुत बहुत बहुत। और मैं तो खड़ा नहीं हो पाया हूँ, पर मैंने अब ये निकलो यहाँ से, इतनी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाचा इस सेगमेंट को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही बढ़िया व्लॉगिंग एक्सपीरियंस आपने इससे पहले बताया और काफ़ी सारी जानकारी मिली आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, इंसाइट्स के बारे में। मज़ेदार किस्से बताए आपने काफ़ी सारे। और अब मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है रॉ एंड रियल। इसमें आपको मैं थोड़े हार्श क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी होता है, आपको रॉ एंड रियल आंसर देने हैं। तो सबसे पहले एक सवाल चाचा आपसे ये पूछता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होता है, वो सबसे छुपाता ही छुपाता है। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो बताने लायक नहीं होती है, जो आपने व्लॉग्स में नहीं बताया। कुछ ऐसा कोई सीक्रेट आपने आज तक है जो आपने अपने चहीते पसंदीदा लोगों से शेयर नहीं करा, आप मेरे पॉडकास्ट पे शेयर करना चाहो? किसी ने मेरे से पूछा था कि आपकी ज़िंदगी के कोई 2 रिग्रेट्स हैं जो आप बताना चाहोगे। मैंने कहा मेरे को बताना चाहूँगा। मैंने कहा क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ, मेरा यूट्यूब का जो मेरा फैमिली है उससे मेरा कुछ भी छुपा नहीं है। तो उसने कहा वो क्या रिग्रेट्स आप बताइए मैं लाइफ में था। तो मैंने कहा एक तो ये कि अपनी शादी के बहुत सारे के बाद बहुत सारे समय तक मैं अपनी पत्नी के लिए फेथफुल नहीं था, एक ये। और दूसरा ये कि मैंने एक बार अपनी बेटी पे हाथ उठाया था। ये 2 हैं जिनके लिए मेरे को रिग्रेट है, हमेशा रहेगा। मेरी बेटी ने मेरे को माफ़ कर दिया, मेरी पत्नी ने मेरे को माफ़ कर दिया, पता नहीं कब का। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अपने आप को कभी भी उसके लिए माफ़ नहीं कर पाऊँगा, नेवर। आता है सबके लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसे फेज़ आते ही हैं। एंड आपके तो काफ़ी एज है, तो काफ़ी सारे आपने ऐसे फेजेस से गुजरे भी होंगे, एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपके। तो चाचा आपके लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा पर्सनल टच देना चाहूँगा कि आप जब वैंकूवर में होते हो, अभी वैंकूवर में आप रह रहे हो, तो आपका डेली रूटीन क्या होता है, कैसे दिन स्टार्ट होता है और कैसे आप एक टिपिकल आपका रूटीन बताइए। मैं 5:30 बजे उठता हूँ सुबह, और 5:30 बजे उठ के नीचे आता हूँ, कॉफ़ी बनाता हूँ 1 कप, और उसके साथ साथ मैं न्यूज़ देखता हूँ यहाँ की और इंडिया की न्यूज़ देखता हूँ। उसके बाद और वीडियो का काम अपने सुबह उठ के कुछ देर, और फिर क्या कहते हैं 6 बजे नहाने के लिए चला जाता हूँ, और 6:30 बजे काम पर, और फिर शाम को वापस लौट के आता हूँ। जब छुट्टी होती है, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, उस दिन मेरी वाइफ मुझसे रात को कह देती है कल तुम्हारी छुट्टी है। मैं कहता हूँ हाँ, तो कहती ठीक है कल बर्तन तुम धोगे सारे, तो फिर सारे बर्तन मैं धोता हूँ उस दिन। हाँ, जब मेरी और हफ्ते में 1 दिन खाना मैं बनाता हूँ सबके लिए, पूरे फैमिली के लिए। 1 दिन, कभी कभी 2 दिन भी, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा कुक भी हूँ। तो फरमाइश आती है मेरे जो समझाने कहते हैं यार छुट्टी का, मैं कहता संडे हुए तो कहते हैं यार ये बना के खिला दो। मैं कहता हूँ आ जाओ आप लोग। चाचा आपके आगे के क्या प्लान्स है
चैनल को लेके आप ऐसे ही कंटिन्यू करोगे? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी और आजकल एक नई चीज़ और आ गई है, एआई, अगर Yeah. आप जानते हो तो Yeah. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देसी ओल्ड स्कूल टाइप कंटेंट बनाते हो, तो आप कैसे डील करोगे इन सब चीज़ों से अभी? देख एक बात बताओ मेरे को तेरे ने, फिर मैंने ये बताया ना कि जो बना है वो फना है, जो आज बनेगा वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो भी खत्म होगा एक दिन, और सबको खत्म होना है, सबके चैनल को खत्म होना है। मुझे ये बात मालूम है खूब अच्छी तरीके से, मुझे ये पता मुझे भी खत्म होना है एक दिन। तो चैनल खत्म होने की तो कुछ चिंता नहीं है। अब देखता हूँ अगर 1000 लोग भी देखते रहे मेरे वीडियो, 1000 लोग तब तक मैं बनाता रहूँगा वीडियो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो आप कुछ भी डाल दो, कुछ ऐसे बहुत लॉयल लोग होते हैं ना, कुछ आपके लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, आपके बहुत ही लॉयल होते हैं वो आपके लिए। आप कुछ भी डाल दो, वो रोज उठ के देखते हैं कि चाचा ने कुछ डाला, चाचा ने कुछ डाला। आप जो भी डालते हो, चाचा बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो जब तक ऐसे लॉयल लोग रहेंगे मेरे पास, तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा और उनको अमेरिका घुमाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। फैंसी तड़का आजकल काफ़ी ज़्यादा चलने लग गया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चलो बाहर जाता हूँ, मैं भी घूम लूँगा, कुछ नया दिखाऊंगा। लेकिन उसका कोई मुझे आउटपुट नहीं मिला, उसमें लोगों को मज़ा नहीं आया उसमें। अब मतलब ये होता है कि मुर्गी जान से गई और खाने वालों को मज़ा ही नहीं आया। तो मैं एक ट्रिप में जाता हूँ, मेरे $1000 लीज खर्च होते हैं, $1500 खर्च होते हैं मेरे एक ट्रिप में जाने में, इससे पैसे खर्च होते हैं मेरे। तो चाचा आपको मतलब कि ये चीज़ गलत लगती है कि जो आजकल ये टेक्नोलॉजी और एआई का जो यूज़ ले रहे हैं, ये गलत है आपके अकॉर्डिंग या सही है? नहीं, उस सही, वक्त के हिसाब से सब ठीक होता रहा यार। मैंने तो फर्स्ट डे जो वीडियो बनाया था, फर्स्ट डे जिस तरीके का कंटेंट था, आज भी सेम है कंटेंट, उसमें कोई भी रत्ती भर भी चेंज नहीं है, और ना मैं कभी उसे चेंज करूँगा। मैं वक्त के साथ नहीं बदलता मैं। चाचा जैसे बोलते हैं कि वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए, हाँ। और आपके पास इतनी मतलब लोगों के पास इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग या इतनी बड़ी फैमिली नहीं होती। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आके कोशिश करते हैं। आप पे भगवान की दया कि आपके पास ऑलमोस्ट 8.5-9 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो आपको नहीं लगता कि यार वक्त के साथ चेंज होके मुझे भी उनको वो चीज़ देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं? आपने अपने सब्सक्राइबर्स को ग्रांटेड पे नहीं ले रहे? नहीं, मैंने कहा ना तेरे से कि मैं नहीं बदलूंगा। मुझे यूट्यूब सजेशन भेजता है, मुझे बताता है कि तुम्हारे व्यूअर ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। मैंने व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं मैंने इस पर नहीं बनाया। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ मैंने वो बनाया वीडियो हमेशा, और आज भी मैं वही बनाता हूँ। जब लोग नहीं देखेंगे तो नहीं बनाऊंगा। उससे कुछ नहीं होता यार कि कितने आपके सब्सक्राइबर हैं। लोगों के 23 मिलियन सब्सक्राइबर हैं लोगों के, और उनके व्यू 1 मिलियन भी नहीं आ रहे हैं। तो वो तो सब आप कुछ ऐसा दिखाओ चटपटा जिसमें उसको मज़ा आए, तो फिर वो लोग। मैंने कहा ना, मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ वीडियो कि मुझे पैसे कमाने। अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मैं ये सारी चीज़ें करता। मैं बिल्कुल मैं करता सब कुछ ऐसा, लेकिन मुझे पैसे चाहिए ही नहीं। तो चाचा इस सेगमेंट को अपन यहीं रैप अप करते हैं। बिल्कुल, और बढ़िया आपने जवाब दिए, एकदम सच, बिल्कुल भी उसमें मिलावट नहीं था। आपके रो एंड रियल जो सेगमेंट का नाम था, एकदम आपने परफेक्ट जवाब दिए, बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे। एंड यही चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। मतलब इस पॉडकास्ट का जो मेरा फॉर्मेट रहता है कि हमेशा रो एंड रियल रखना, कि दूसरे इंसान जो भी मेरा गेस्ट आ रहा है शो पे, उसकी रियल साइड, क्योंकि व्लॉग एक कैमरे की लाइफ है, कैमरे के पीछे सबकी एक लाइफ होती है, तो वो पता चलती है इस सेगमेंट में, और क्या उसके माइंडसेट थॉट्स होते हैं, कैसे क्या सोचता है, सब कुछ। तो आपने बिल्कुल एकदम बढ़िया रो एंड रियल जवाब दिए। और अब इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं और मूव होते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। और ये सेगमेंट मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसी पॉडकास्ट में इंट्रोड्यूस किया है। मैं इससे पहले किसी भी पॉडकास्ट में ये वाला सेगमेंट नहीं रखा था। तो वैसे लोग इसको रैपिड फायर बोलते हैं, पर मैंने इसको नया नाम दिया है दिमाग का दही। ओके। तो मैं इसमें आपसे खूब सारे क्वेश्चन पूछूंगा बैक टू बैक, और आपको बहुत जल्दी जवाब देना है। और आपको कभी भी ऐसा लगे कि भाई यार बस कर, दिमाग का दही हो गया, इसको रोकना हो, तो आप ऐसा बोलना, बस कर, दिमाग का दही हो गया। ठीक है? तो चलो मैं चालू करता हूँ। आपको फटाफट जवाब देना है। आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन अब तक कौन सा है? यूटा। वैंकूवर का बेस्ट फूड क्या है जो इंडिया में नहीं मिलता? मेरे को वैंकूवर में तो कोई भी अच्छा नहीं लगता। मेरे को वैंकूवर पास में एक शहर है, वहाँ का अच्छा लगता है।
बिरयानी। 7-11 में जब कभी काम कर रहे हो तो कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है? फनी नेवर। ट्रैकिंग या बीच वेकेशन क्या प्रेफर करोगे? नन। दोनों ही पसंद नहीं है। तूने कहा जवाब दे रहा मेरे वो तुम तो हमें दे। सबसे अच्छी चीज जो आपको 70 के बाद सीखने को मिली? 70 के बाद, अभी 70 का हो जाऊंगा तो बताऊंगा। मतलब बहुत ही बढ़िया जवाब। बरेली की बर्फी या वैंकूवर का चीज केक क्या पसंद है? बरेली की बर्फी। कभी आपके सब्सक्राइबर ने आपको इतना तंग किया हो कि आपने सोचा यार बस करो, दिमाग का दही हो गया? इससे पहले मुझे तंग करे मैं उनको चैनल से बाहर निकाल देता हूँ। सबसे अजीब कमेंट जो आपके यूट्यूब चैनल पे आए हो? गाने देते हैं लोग। अगर आपको एक ट्रैवल पार्टनर चूज करना हो तो आप किसके साथ ट्रैवल करना पसंद करोगे? सलमान के। आलू पराठा या पैनकेक्स क्या पसंद करोगे ब्रेकफास्ट आलू में? पराठा। सबसे वियर्ड रिएक्शन क्या मिला है आपको जब आपने आपको बताया कि आप व्लॉगिंग करते हो? मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो मेरे पे बहुत हंसे जब उन्हें पता लगा कि मैं अच्छा, ये उसको वीडियो बनाऊंगा। तो आपको सबसे ज्यादा चीज कौन सी इरिटेट करती है जब आप व्लॉग शूट कर रहे होते हो? नथिंग। आपके व्लॉग में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला फ्रेज क्या होता है, डायलॉग? सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है कि और अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, और जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उस समय होती है रात आपके यहाँ, इसलिए जाने से पहले कोई बात मेरे यार शबा खैर, बाय गाइस, टेक केयर, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो। चाचा मेरे तो सवाल ही खत्म हो गए, तो मेरा ही दिमाग का दही हो गया आपसे पूछ पूछ के। आपने तो नहीं रुके। तो अभी मुझे आधे घंटे और पूछता हूँ, आधे घंटे और बताता रहता तेरे को। तो आपके आंसर फुल ऑन एंटरटेनिंग थे और बहुत ही मज़ा आया होगा हमारे लिसनर्स को आज। और मतलब ये एंड आ चुका है पॉडकास्ट का, एंड आपकी ज़िंदगी के हर फेज़ में कुछ ना कुछ आपने एक्सप्लोर किया है, एंड वो सब चीज़ें हमारे लिए एक मोटिवेशन है और हम जैसे यूथ को एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो जाते जाते एक सबसे बड़ा सवाल मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि, और हमारी ऑडियंस को भी इंतज़ार रहता है उसी सवाल का, एंड वो सवाल ये होता है कि आप कितना अर्न कर लेते हो मंथली? एग्जैक्ट मत बताना, एक रेंज बता सकते हो या एक प्रोडक्ट की प्राइस बता सकते हो कि इतना ये प्रोडक्ट मैं हर महीने अफोर्ड कर सकता हूँ। मतलब नहीं, मैं बता देता हूँ, मेरे को 120 से 125 डॉलर मिलते हैं आजकल पर मंथ। नहीं, टोटल व्लॉगिंग और जो भी आप 7-11 में काम करते हो टोटल। अब मैं 7-11 में इतना काम नहीं करता हूँ, मैं खाली क्या कहते हैं 3 दिन काम करता हूँ, तो मेरे को ऐसे कोई 145 या कुछ ऐसे डॉलर मेरे को मिलते हैं। सिर्फ 20 घंटे में काम करता हूँ। यूट्यूब से मेरे को ऐसे मिल जाते हैं $100, $120, कभी कभी $90। ये महीने का बता रहे हो आप? महीने बता रहा हूँ, सच है। लोग सोचते हैं इतने सारे इनके हुए हैं। आज ये मैं फ़ोन पे दिखा सकता हूँ तेरे को सबूत के $72 या $78 है पिछले 28 डेज के होता ना। नहीं अभी फ़ोन पे दिखा दूँ। विश्वास है विश्वास है आप पे। बढ़िया, आप एकदम सच आपने जवाब दिया। अभी तक कोई जो भी मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट आया उसने एग्जैक्ट नहीं बताया। मैं पूछता भी नहीं हूँ एग्जैक्ट, लेकिन आपने कुछ भी नहीं छुपाया। देख मैं बताऊँ तो निखिल, मैं जो हूँ अपनी ज़ाती लाइफ में वही मैं अंदर से जो हूँ वही मैं बाहर से भी हूँ। मेरे यूट्यूब में के जो लोग हैं वो मेरे को वैसे ही जानते हैं। मेरी ऑडियंस पता है क्यों कम हो गई इतनी ज़्यादा? मेरी ऑडियंस इसलिए कम हो गई इतनी ज़्यादा कि जब मैंने लाइव में आना शुरू करा, लाइव में, तो लाइव में हर प्रकार के लोग सवाल पूछते हैं, और जब मैंने किसी का सवाल पढ़ लिया तो फिर ये हो नहीं सकता कि मैं जवाब ना दूँ। जब आपने कोई सवाल मेरे से पूछा है ना, तो आप मेरा जवाब सुनोगे ना, या आप वो जवाब सुनना चाहोगे जो आपको अच्छा लगता है? आपको मेरा सुनना ज़्यादा आपको। और सच बोलने की एक कीमत होती है, कीमत तो कहते हैं ना सच की कीमत आपको छुपानी होती है। तो मैंने सच बोलने की कीमत ये चुकाई है कि लोग अब मेरे वीडियो उस तरीके से नहीं देखते हैं, क्योंकि मैंने सच बोला। अगर मैं झूठ बोलता, अगर मैं पॉलिश करके सच ना बोलता, उनकी हिसाब से जवाब देता, तो मेरे वीडियो उसी तरीके से देखे जाते। क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और मैं कभी भी सच को बोलने में मैं डरूंगा नहीं, चाहे मेरे को सारी दुनिया छुप दे। तो चलो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे चाचा AKA राजन सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो अभी तक जिन्होंने इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके तो सब्सक्राइब कर लो और देखो इनके बढ़िया अमेजिंग ट्रैवलिंग व्लॉग्स, बहुत ही बढ़िया व्लॉग्स बनाते हैं। और जाते जाते चाचा, आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहोगे, कोई टिप्स, या ये पॉडकास्ट कैसा लगा? पॉडकास्ट जब मैंने तेरा पहला देखा था उसके साथ में सलमान के साथ में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तब मैंने सोचा था कि यार क्या पता ये मेरे को कांटेक्ट करे तो मैं भी इसके पॉडकास्ट में आऊँगा, मैं भी अपनी ज़िंदगी के सच बताऊँगा। हाँ, मुझे द वे यू आस्क क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कहा तो फिर वो तेरी मेरे पास कॉल ही आ गई
और तेरी जो ऑडियंस है उससे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी काम आप कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका काम है पढ़ाई, अगर आप कहीं सर्विस करते हो तो आपका काम है आपकी नौकरी, उसमें अपने आप को झोंक देना और पूरी ईमानदारी से अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा डेडिकेशन, अपना सारा समर्पण, सारी एनर्जी उस काम में झोंक देना, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। ये गारंटेड बात है ये। यानी सभी टाइप के इंसान की एक स्टोरी बाहर आनी चाहिए एंड बिल्कुल अच्छी लगती है ये, एक पर्सनल टच भी रहता है इसमें। और पॉडकास्ट के थ्रू यही तो होता है ना, जो अपने फेवरेट क्रिएटर्स होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं, जो यूट्यूब पे जानते हैं, उनकी स्टोरी जानने को मिलती है। सो चाचा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सो दिस इज़ आवर टाइम। मैं राजन चाचा के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके अपना प्यार दिखाइए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस पॉडकास्ट एंड शेयर विद कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सब में ना फैला दो। और सबसे मेन बात, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द निखिल पॉड शो चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाले फ्यूचर गेस्ट के पॉडकास्ट आप मिस ना कर सको। और भाई मैंने भी अभी 4-5 महीने यूएसए में बिताए, बहुत ही बढ़िया व्लॉग्स बनाए हैं, उस जर्नी को मैंने अपने व्लॉग्स के जरिए दिखाया है। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो मेरा चैनल वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और देख सकते हो। उस चैनल का नाम है निखिल व्लॉग शो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप सेफ, बाय बाय।